नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम देखेंगे 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनकी सीरीज। ठीक है, तो आइए फटाफट जुड़ जाइए और सभी को टाइमिंग पता होना चाहिए। डेली आ रहे हैं क्लासेस। आप जो है आइए क्लास में अपना आंसर जो है कमेंट कीजिए। नहीं पता है एक एक करके कमेंट एक एक करके आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होते जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न और पहला करंट अफेयर, जिसमें कहता है कि अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा। ऑप्शन ए 1 मार्च को बीजापुर में, ऑप्शन बी 3 मार्च को दंतेवाड़ा में, ऑप्शन सी 2 मार्च को नारायणपुर में, या ऑप्शन डी 5 मार्च को कोंडागांव में। बहुत अच्छा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और जहां तक आपको सभी को पता होगा, अबुझमाड़ कहाँ आता है। अबुझमाड़ पीस पीस हाफ मैराथन नाम से ही पता है, चल रहा है कि अबुझमाड़ कहाँ स्थित है। नारायणपुर में स्थित है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है नारायणपुर से, क्योंकि 2 मार्च को नारायणपुर में। ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा और बहुत सही प्रश्न है। अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। फिर भी कमेंट नहीं करते हैं, सभी एक एक करके कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो अबुझमाड़ में जो है नारायणपुर में 2 मार्च को किसका आयोजन किया जा रहा है। अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025। यह आयोजन सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि शांति, एकता और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। नारायणपुर जैसे क्षेत्र में जो वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहा है, अब ऐसे आयोजन के माध्यम से सकारात्मक पहचान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे जो आयोजन है उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम आयोजित हो सके और वहाँ पर नक्सलाइट जो खतरा है वो कम हो सके। ठीक है, और इसमें जो है 2 मार्च को है, उससे पहले 1 मार्च को एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन कैमरा का भी वो पूरा शूट है। और एक प्रकार से वो अच्छा है, ड्रोन आयोजन उसे बोला जाएगा, जो कि कराया जाएगा 1 मार्च को। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 के आयोजन से एक दिन पहले किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी मैंने बोला वही है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक यात्रा और स्थानीय मेले, ऑप्शन बी योग शिविर और ग्रामीण दौड़, ऑप्शन सी सी सॉरी बैंड दायरा द्वारा जादू बस्तर कंसर्ट, या ऑप्शन डी वन महोत्सव और ग्रामीण व्यंजन मेला। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये ड्रोन द्वारा शूट है। और जैसे ही अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन होगा 2 मार्च को, उसके एक दिन पहले एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसे नाम दिया गया है बस्तर जादू बस्तर बैंड दायरा द्वारा जादू बस्तर कंसर्ट। ठीक है, एक प्रकार की रैली है, ड्रोन द्वारा दिखाया जाएगा इसे। पूरी रैली बहुत बड़ी है और जो है बैंड के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा 1 मार्च 2025 को। ठीक है, एक दिन पूर्व यानी 28 फरवरी को। सॉरी 28 फरवरी हो गया है, 1 मार्च को है ना। 2 मार्च से स्टार्ट है और एक दिन पूर्व शायद 1 मार्च को था। कंफर्म कर देता हूँ थोड़ा देर में। ठीक है, एक सांस्कृतिक कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मैराथन की भावना को और व्यापक रूप से प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ दौड़ नहीं है पीस हाफ मैराथन, इसमें सारे जो सांस्कृतिक एक प्रकार से रैली है, सांस्कृतिक रैली है। बस्तर के आदिवासियों की प्राचीन परंपराओं की रैली निकाली जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा करंट अफेयर कहता है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कुनकुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया। ऑप्शन ए मातृ शिशु देखभाल यूनिट, ऑप्शन बी टेलीमेडिसिन सेवा, ऑप्शन सी 4 बिस्तरों वाला डायलिसिस सेंटर, या फिर ऑप्शन डी कोविड टेस्टिंग लैब। बहुत अच्छा प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह घोषणा की थी, उसका वर्चुअल शुभारंभ किया था। और ये क्या था कि वहां पर जो है 4 बिस्तरों वाला डायलिसिस सेंटर क्या है, डायलिसिस में जिनकी किडनी खराब होती है उनके डायलिसिस पे आ जाते हैं, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ये पूरा अच्छा प्रोसेस है और डायलिसिस के मरीजों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, कंटिन्यू उनका डायलिसिस होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सभी कमेंट किया कीजिए मेरे साथ साथ। प्रश्न आप देखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो बिल्कुल आंसर किया कीजिए, जिससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखते हैं कुछ विवरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जन्मदिन के दिन कुनकुनी के
कुनकुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 बिस्तरों वाला क्या शुरू किया है, डायलिसिस सेंटर। ठीक है, देखते हैं 23 फरवरी को क्या है इंपॉर्टेंट, और पढ़िए ध्यान से, अच्छे से देखिए। और एक चीज बताइए आप लोग, क्या ये सेशन आप सभी को पसंद है? अगर हाँ तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा सबके सब, ठीक है, ताकि एक सेशन जो है कंटिन्यू जारी रहे। करंट अफेयर आपके लिए डेली अपडेट होना चाहिए, विशेषतः छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों को धान की अंतर राशि के भुगतान के लिए हाल ही में कितनी राशि मंजूर की गई है? ऑप्शन ए 2300 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3300 करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 3100 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत अच्छा है प्रश्न, इसलिए क्योंकि जो है कौन सी राशि है, वो धान की अंतर राशि कैसी होगी, जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी की गारंटी में कहा गया है उसमें धान खरीदी जाएगी, जबकि धान की जो वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2300 रुपए है। ठीक है, तो वहां पर एक गेप राशि हो रही है, उस गेप राशि जो है उसके भुगतान के लिए ये जो है मंजूर की गई है, और वह कितनी है फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल 3300 करोड़ रुपए है, 3300 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ले लीजिएगा, यहाँ पर जो रायपुर में जो है एक विष्णुदेव साय जी ने वर्चुअल शुभारंभ किया है, रायपुर में एक बालिका गृह की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसको भी नोट डाउन कॉपी में कहीं पर कर लीजिए। कॉपी लेके बैठे हैं सभी, कमेंट करके बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और वास्तविक भुगतान 3100 प्रति क्विंटल, जैसे कि मैंने बताया घोषणा की थी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के लिए, और उसका वास्तविक जो है एमएसपी है 2300 और 2320। 2300 जो है ए ग्रेड धान मोटे धान की है, और 2320 पतले धान की। ठीक है, तो वहां पर जो गेप राशि है उसको भुगतान करना है, उसी को सरकार जो है बोनस के रूप में बांट रही है ना। चल अगला देखते हैं, पांचवा क्या कहता है। बजट सत्र 2025 से पहले राज्य कैबिनेट द्वारा जिन विधेयकों को मंजूरी दी गई, उनमें से कौन सा विधेयक स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित है? 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है, और उनमें से कौन सा स्टाम्प के संबंधित है ये बताना है। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ स्टाम्प अधिनियम संशोधन विधेयक 2025, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ संविदा सेवक अधिनियम। बहुत सरल प्रश्न है, स्टाम्प से संबंधित है, स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित स्टाम्प अधिनियम जो संशोधन किया जा रहा है 2025, यही है। बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, लेकिन एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट नहीं दे सकता, उसको घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। यह संशोधन किससे, स्टाम्प अधिनियम 1899 में जो संशोधन है उसे किया गया है, और इसका नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ स्टाम्प अधिनियम संशोधन विधेयक 2025। जब अधिनियम बन जाएगा तो विधेयक हट जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा तैयार हो सके भाई, और अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर बिल्कुल रेडी रखिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करके रखिए कॉपी में अपने। छठवां कहते हैं, विधानसभा में तकनीकी सशक्तिकरण के लिए विधायकों को कौन से 2 प्रमुख सुविधाएं प्रदान की गई है? ऑप्शन ए मोबाइल फोन और प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कूटर और इंटरनेट डोंगल, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रशिक्षण और लैपटॉप, और ऑप्शन डी पेन ड्राइव और टैबलेट। विधानसभा में जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है उसके लिए मुख्यतः कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके अलावा लैपटॉप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सरल प्रश्न है, इसमें ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने डिजिटल विधायिका की दिशा में पहल शुरू करते हुए सभी विधायकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया है, और साथ ही उन्हें लैपटॉप भी दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि सारे काम जो है ऑनलाइन अपडेट हो सके। चलिए बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा लगता है बिल्कुल कमेंट करके बता दिया कीजिए। अगला देखते हैं, सातवां क्या कहता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2024 में अब तक प्राप्त 2381 प्रश्नों में से कितने प्रश्न तारांकित ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए हैं? 1135, 1198, 2333, या फिर मात्र 29? बहुत अच्छा और बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन अगर डेटा देखा जाए तो ये बहुत कठिन प्रश्न हो सकता है अगर आप नहीं पता है। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब जो है मौखिक तौर पे दिया जाता है। ठीक है, सत्र में, बजट सत्र में,
यहाँ पर हो जाएगा 1198 जो है ऐसे प्रश्न है जो कि तारांकित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, लिख के रखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 2024-25 किस तिथि से प्रारंभ होकर कितनी बैठकों के साथ संपन्न होगा? ऑप्शन ए 24 फरवरी से 21 मार्च तक 15 बैठकें, 25 फरवरी से 22 मार्च तक 18 बैठकें, सी है 24 फरवरी से 21 मार्च तक 17 बैठकें, या डी है 1 मार्च से 31 मार्च तक टोटल 20 बैठकें। बहुत अच्छा और बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन अगर आपको याद है तब, याद नहीं है तो ये आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न हो सकता है। चलिए आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? फटाफट जैसे ही देखते हैं तुरंत आंसर दे दीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 24 फरवरी से 21 मार्च तक टोटल 17 बैठकें होनी है। डेट याद रखिए, विशेषता एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कब से कब तक, तो 21 क्या है 24 फरवरी से 21 मार्च तक टोटल 17 बैठकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या कहता है हमारा 9वां प्रश्न। कहता है छत्तीसगढ़ सरकार के बजट सत्र 2024-25 के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी किस दिन वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे? 24 फरवरी, 25 फरवरी, 1 मार्च या फिर 3 मार्च? बहुत अच्छा प्रश्न है, और पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जो बजट पेश होना है वह संभवतः किस तारीख को है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च को। डेट याद रखिएगा, बजट से संबंधित डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है डेट। 10वां, पिंक लेडीज इंटरनेशनल फुटबॉल कप 2024 में किरण पिस्दा को भारतीय अंडर 23 टीम में किस भूमिका के लिए चुना गया है? गोलकीपर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड या फिर डिफेंडर? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे किरण पिस्दा जी हैं ये कहाँ के हैं, ये भी याद रखिएगा, बालोद के निवासी हैं। बालोद से सिलेक्शन हुआ, विशेषता छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किरण पिस्दा को पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ सकता है कि किरण पिस्दा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से या कहाँ से हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बालोद से है। क्या हो जाएगा आंसर जो है बिल्कुल सही है, कमेंट कीजिए डिफेंडर। डिफेंडर बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो सही है। किरण पिस्दा छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें पिंक लेडीज इंटरनेशनल फुटबॉल कप 2024 के लिए भारतीय अंडर 23 महिला टीम में डिफेंडर की भूमिका के लिए चुना गया है। ठीक है, और एक चीज और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इससे पहले वर्ष 2023 में उन्होंने ब्लू टाइग्रेस टीम में फॉरवर्ड के रूप में खेला था। अब अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, उनके किसी फैक्ट से पूछ लिया जा सकता है, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है ना, करंट अफेयर से हो सकता है, पहले उन्होंने क्या किया है, कहाँ के निवासी हैं, कौन से रूप में सिलेक्शन हुए, सारे प्रश्न देखिए। किरण पिस्दा ने वर्ष 2023 में भुवनेश्वर में आयोजित जनजातीय नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम को गोल्ड मेडल जिताने में क्या भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए कप्तान थी, ऑप्शन बी निर्णायक गोल किया था, ऑप्शन सी सर्वाधिक गोल किए थे, या ऑप्शन डी गोल कीपिंग की थी? अच्छा और सरल प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने निर्णायक गोल किया था इसलिए उनका सिलेक्शन अभी हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर में जो आयोजित हुआ था उसमें निर्णायक गोल किया था। यूएई में 26 फरवरी तक होने वाले पिंक लेडीज इंटरनेशनल फुटबॉल कप के लिए कुंदरू पारा बालोद निवासी किरण पिस्दा का इंडियन नेशनल अंडर 23 टीम में डिफेंडर खिलाड़ी के तौर पर चयन हुआ है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। भुवनेश्वर में जो हुआ था आयोजन, उसमें उन्होंने निर्णायक गोल किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में किसानों के 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?
ऑप्शन ए 1500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2200 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2000 करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 326 करोड़ रुपए। बहुत अच्छा है, अनुपूरक बजट में इसकी स्वीकृति मिली है, तृतीय अनुपूरक बजट में। और कितना है वो अमाउंट आपको याद होना चाहिए, वह अमाउंट जो है 2200 करोड़ रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 हार्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान करने हेतु 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला भी वही है तृतीय अनुपूरक बजट से। इसमें कहता है कि तृतीय अनुपूरक बजट 2024-25 में ऋण अदायगी के लिए मांगी गई कुल राशि कितनी है ऋण अदायगी के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए 1043 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2250 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3000 करोड़ रुपए से अधिक, या ऑप्शन डी 19,762 करोड़ रुपए। डेटा से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और यहाँ पर जो है ऋण अदायगी के लिए टोटल जो है मांग की गई है वो है 3000 करोड़ रुपए से अधिक। इसमें जो है CGRIDC द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण की अदायगी के लिए 2250 करोड़ रुपए है। इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ है। 800 करोड़ रुपए दीर्घकालीन ऋण वापसी के लिए भी है। आपको टोटल याद रखना है कि 3000 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न के 7 आंसर दिया कीजिए। जैसे कि प्रश्न क्रमांक लिखते हैं, ये 14 है, तो इसका A, B, C या D, आपका जो भी आंसर है वो ऐसे प्रश्न क्रमांक के साथ कमेंट किया कीजिए। 14, PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को लाभ मिलेगा। कितना है। ऑप्शन ए 20,45,000 किसान, ऑप्शन बी 23,78,000 किसान, ऑप्शन सी 25,95,832 किसान, या ऑप्शन डी 27,50,000 किसान। ठीक है, इतना डेटा थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन आप यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो 25,95,832 किसान है जिनको इसका लाभ मिलना है। ठीक है, और एक चीज और, इसमें किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत याद रखिएगा कब हुआ था, फरवरी 2019। ठीक है, शुरुआत आप याद रखिएगा फरवरी 2019 को। और अगर इसकी औपचार कब से शुरू है, ठीक है, 2018 लागू घोषणा जो हुई थी योजना की, शुरुआत 19 फरवरी 2019 से थी। लेकिन उसकी जो डेट लिया जाता है, बैक डेट, जहां से इस योजना को गिना जाएगा वो है 1 दिसंबर 2018 से इस लाभार्थियों को दिया जा रहा है। ठीक है, प्रभावी, ठीक है, जिस योजना का प्रभावन या क्रियान्वयन कहा जाता है वो 1 दिसंबर 2018 से है। और इसके लिए जो है बिल्कुल इतना याद रखिएगा, 2018 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। शुरुआत पूछा जाए तो याद रखिएगा कितना, फरवरी 2019। और इसमें किसानों सम्मान निधि के तहत जो है 6,000 रुपये दिया जाता है साल में, जो कि 2-2 हजार रुपये की किस्त में आता है हर 4 महीने में, हर चौमाही में 4 माह में एक बार आता है। 6,000 रुपये टोटल आना है। ठीक है, अब तक जो है कितने हैं, लगभग 600 करोड़ रुपए मान सकते हैं। ठीक है, 599.38 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। ये डेटा याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, 15वां है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के खाते में 14 महीनों में लगभग कितनी राशि भेजे जाने की जानकारी दी है। किसके तहत, वही किसान सम्मान निधि के तहत। ऑप्शन ए 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 75,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1 लाख करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 1.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो सॉरी, योजना के तहत नहीं है। अभी तक जो किसानों के खाते में किसी भी प्रकार से लाभार्थी, चाहे वो उसके बोनस के तौर पे हो या फिर किसान सम्मान निधि के तहत, वो याद रखिएगा। इसमें जो है मुख्य रूप से अभी बात की जा रही है किसान सम्मान निधि की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में याद रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए अभी तक लगभग ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान बताया कि 14 महीनों में सरकार ने किसानों के खाते में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है देश की प्राकृतिक परीक्षण अभियान के पहले चरण में कितने नागरिकों का परीक्षण किया गया है? 95 लाख, 1 करोड़ 29 लाख, 75 लाख या फिर 2 करोड़? अभी हाल ही में हुआ था देश का प्रकृति परीक्षण, और इसमें छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। वो स्थान अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए किनको किनको पता है देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कुल कितने नागरिकों का परीक्षण किया गया है? 1 करोड़ 29 लाख। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा। 29 लाख, सॉरी, पूरे नेशनल लेवल पे 1 करोड़ 29 लाख नागरिकों का परीक्षण किया गया है। और यह अभियान केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, मंत्रालय भी याद रखना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की शारीरिक, मानसिक और प्रकृति आधारित स्वास्थ्य श्रेणियों का मूल्यांकन करना। स्वास्थ्य विभाग का है ये। ठीक है, अब अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि इस जो परीक्षण हुआ है, इस परीक्षण में छत्तीसगढ़ को क्या स्थान मिला है? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक ये प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को इस परीक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं प्रचार प्रसार, लोगों की भागीदारी, स्वास्थ्य जागरूकता, इतने सारे में सक्रियता दिखाते हुए हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है बस्तर में, और यह कब से कब तक चलेगा? 10 से 29 मार्च 2025। ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या प्रश्न पूछा गया है। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किन किन 3 चरणों में किया जाएगा? ऑप्शन ए जिला, राज्य, राष्ट्रीय। ऑप्शन बी ब्लॉक, जिला, संभाग। ऑप्शन सी ग्राम, तहसील, संभाग। या ऑप्शन डी मंडल, जिला, राज्य। सभी को अच्छे से पता होता है ऐसे प्रश्न, लेकिन अगर जब एग्जाम में देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि राष्ट्रीय स्तर पर का है कि राज्य स्तर का है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। यहाँ बस्तर पंडुम का आयोजन ब्लॉक में होगा, जिला स्तर पर होगा और संभाग स्तर पर, 3 स्तर पर होगा। और कब कब होगा वो मैं बता देता हूँ। ब्लॉक स्तर पर 10 से 29 मार्च तक, जिला स्तर पर 21 से 23 मार्च तक, और संभाग स्तर पर 27 से 29 मार्च तक। टोटल बस्तर पंडुम का जो आयोजन है 10 मार्च से 29 मार्च तक होगा, उनको ऐसे बांटा गया है। ओ, कट गया, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है? राजिम और कुरुक्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु किस वोल्टेज के नए उपकेंद्र और लाइन की शुरुआत की गई है? 110 केवी, 132 केवी, और सी ऑप्शन है 220 केवी दिखाई दे रहे हैं, और डी ऑप्शन है 400 केवी। बालोद में है, शुरुआत की गई है, और ये लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत की गई है, जो कि कितने हैं? पहले 125 की थी, अभी हो गई है 220 केवी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, राजिम कुरुक्षेत्र में गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने और लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से 220 केवी के हाई वोल्टेज की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है, और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जब नई योजना या कुछ नया शुरुआत होता है तो किसके माध्यम से की गई है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। राजिम कुरु ट्रांसमिशन परियोजना की शुरुआत किसके मार्गदर्शन और निर्देशन में की गई? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ऊर्जा सचिव, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी सुबोध कुमार सिंह और राजेश कुमार शुक्ला। ऑप्शन सी पीयूष गोयल और ऊर्जा मंत्रालय। और ऑप्शन डी विद्युत आयोग और जिला कलेक्टर महासमुंद। बहुत अच्छा, बहुत सरल प्रश्न है अगर आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो सुबोध कुमार है अध्यक्ष, और इसके अलावा राजेश कुमार, दोनों के निर्देशन में
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा शुरू की गई थी। निर्देशन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष हैं कौन? सुबोध कुमार सिंह। या नोट डाउन कर लीजिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, इस योजना का क्रियान्वयन जो है राजेश कुमार शुक्ला, ये है प्रबंधक निदेशक ट्रांसमिशन कंपनी। दोनों चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पसंद आता है सभी को सेशन जी? करंट अफेयर ऐसी ही आनी चाहिए, कमेंट करके बताइए मुझे। 22वां, सॉरी 21वां, छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हॉस्टल निर्माण योजना के तहत कितने हॉस्टल बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5। जो लोग महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एकदम बिल्कुल सटीक तौर पे और अच्छे से याद रखना होगा ये प्रश्न सबको। ठीक है, तो टोटल कितने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की शुरुआत की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है वह है इसमें से बताइए जी 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 हॉस्टल बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे वो देख लीजिए। आपका पहला जो है एक नया रायपुर में होगा, और रायपुर में 3 जगह पर भैंसथान, तेलीबांध और टाटीबांध, ये 3 जगह। इसके अलावा बिलासपुर में 2, कौन कौन से? तिफरा और सिरगिट्टी में, जिसमें से सिरगिट्टी में जो बनेगा महिला कामकाजी उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और इसे इस पूरे हॉस्टल को मार्च 2026 तक जो है वो कंप्लीट करने का प्रावधान है। सिरगिट्टी वाले जो बनाए जाएंगे, सिरगिट्टी में जो बनने वाला है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, उसमें कितना खर्च किया जाएगा, अगला प्रश्न उसी संबंधित है। सिरगिट्टी में बनने वाले हॉस्टल के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष प्रावधान के तहत कितनी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए 22.5 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 25.25 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 15.75 करोड़ रुपए। विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है सिरगिट्टी में बनने वाले हॉस्टल, और इसमें जो राशि है 25.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। मार्च 2026 तक कंप्लीट किया जाना है सारे 6 के 6 हॉस्टल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला फाइलेरिया उन्मूलन से संबंधित है, और जो कि अभी अभी चलाया गया था 27 फरवरी से 13 मार्च तक चलाया गया था फाइलेरिया उन्मूलन। तो इसमें कहता है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे सामूहिक दवा सेवन अभियान में कितने जिलों में 3 दवाओं DEC, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का वितरण किया जाएगा? ऑप्शन ए 12 जिले, ऑप्शन बी 14 जिले, ऑप्शन सी 17 जिले और ऑप्शन डी 3 जिले। ठीक है, टोटल जो ये अभियान है राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में, याद रखिएगा 17 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि जो मुख्य रूप से 3 दवा है वो कितने जिलों में वितरित की जाएगी? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जिलों में ये 3 दवाएं, जबकि बाकी की जो 3 जिले हैं उसमें 2 ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 14 जिले हैं? रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंडा मरवाही, शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सरगुजा, सूरजपुर और जसपुर। यहाँ पर जो है 3 प्रकार की दवाएं जो है वो वितरित की जाएगी। ठीक है, फाइलेरिया उन्मूलन एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है वो कितने 27 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जा रही है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए 27 फरवरी 27 फरवरी से 13 मार्च तक चलाया जा रहा है 2025। ठीक है, नोट डाउन, ऐसे फैक्ट को आप सभी को नोट डाउन करके रखना चाहिए। 24वां है फाइलेरिया अभियान के तहत कुल कितने लाभार्थियों को दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन लगभग 1 करोड़, ऑप्शन बी लगभग 2 करोड़, ऑप्शन सी लगभग 1.45 करोड़, ऑप्शन डी लगभग 50 लाख। बहुत अच्छा और बहुत सरल प्रश्न है अगर आपको याद है तो। ठीक है, और अगर नहीं है तो ये कठिन हो सकता है। लगभग 1.45 करोड़ लोगों को यह जो है दवा वितरण का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 61 विकास खंडों में। ठीक है, देख लीजिए 27 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान में छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 61 विकास खंडों के लगभग 1.45 करोड़ लोगों को दवा दी जाएगी। आप लोगों की तरफ अभी तो हो गया है लेकिन बढ़ गया है, और हमारे गांव में जब बढ़ा था बहुत लोगों को रिएक्शन भी हो गया था। ठीक है, फीवर आया था, हो जाता है, वो दवा वितरित करते हैं, तो अब बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा होता है। ठीक है, 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी नोट डाउन कर रहे हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर नोट डाउन करके रखिए भाई। अभी तो बार बार वीडियो आप देख नहीं सकते, इसलिए कॉपी में जो ऑनलाइन फैक्ट की तरह लिखे रहेंगे उसको बस एक बार पलट लीजिए एग्जाम से पहले। 25वां, नवगठित मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 2160.78 वर्ग किलोमीटर, दूसरा 2361.35 वर्ग किलोमीटर, सी है 1980.45 वर्ग किलोमीटर, या डी है 2489.92 वर्ग किलोमीटर। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का गठन किया गया है और टोटल वन मंडल की संख्या कितनी हो गई है मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 2361.35 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखिए। पहले यह कोरिया वन मंडल का हिस्सा था, लेकिन स्थानीय जनता और प्रतिनिधियों की मांग पर, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुरोध पर इसका पुनर्गठन कर मनेन्द्रगढ़ को स्वतंत्र वन मंडल बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है कौन कौन से उपमंडल आते हैं वो अगला प्रश्न है। कहता है कि मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के अंतर्गत कौन कौन से उप वन मंडल शामिल हैं? ऑप्शन ए बैकुंठपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, ऑप्शन बी चिरमिरी, कटघोरा, कोरबा, ऑप्शन सी मनेन्द्रगढ़, केल्हारी, जनकपुर, या ऑप्शन डी बिलासपुर, कोरिया या सीतापुर। अच्छा प्रश्न है, कौन कौन से उप वन मंडल शामिल हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। नोट डाउन करके रखिए। 3 उप वन मंडल शामिल हैं जो कि मुख्य रूप से हैं मनेन्द्रगढ़, केल्हारी और जनकपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, कितना कितना क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल तो सभी को पता है, और अगर अलग से पूछे डीप में, क्योंकि नया वन मंडल है इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनेन्द्रगढ़ का है 878.89 वर्ग किलोमीटर, केल्हारी का है 664.12 वर्ग किलोमीटर, जनकपुर उप वन मंडल का है 818.33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं हमारा अगला प्रश्न? टोटल 9 परियोजना मंडल थे, है ना? बताइए अगला कितना हो गया? 27वां, राज्यपाल रमेन डेका द्वारा शिक्षानुदान मद से कुल कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 14.5 लाख, ऑप्शन बी 15.31 लाख, ऑप्शन सी 16.25 लाख, या ऑप्शन डी 13.75 लाख। ठीक है, राज्यपाल हैं, इच्छानुसार स्वेच्छा से दान कर सकते हैं जहाँ भी चाहें वहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ विशेष कार्यों के तहत ही वे स्वेच्छानुदान कर सकते हैं। जैसे कहीं पर मीटिंग में गए, वहाँ लगा कि गरीबों को कुछ देना चाहिए तो स्वेच्छा से अनुदान कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 15.31 लाख। ठीक है, स्वेच्छा से 15 लाख दान किए हैं, और यह जो विशेष रूप से 13 संस्थाओं को कुल 15.31 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह सहायता सामाजिक कल्याण, जरूरतमंद वर्गों के लिए कार्यरत संस्थाओं को दी गई है, जैसे कि दृष्टिहीन बच्चे, दिव्यांग, वृद्धजन, वनवासियों तथा टीबी मरीजों की सहायता के लिए। यह निधि सीधे तौर पर स्वास्थ्य, आवास, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च की जाएगी, जो राज्य की सामाजिक न्याय और समावेशी को सुदृढ़ करती है। कहीं पर भी नहीं दिया जाता। विशेष रूप से जहाँ पर जरूरत है वहीं पर जो है स्वेच्छा से अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सभी समय पे आ जाए कीजिए। बाद में देखते हैं तो भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। और देखिए आपका पूरा करंट अफेयर 1 जनवरी 2025 से अभी तक का पूरा जो है तैयार हो जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा कमेंट किया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है उससे, है ना? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।